दोस्तों नमस्कार। नीड की बात में आपका स्वागत है। और आज मैं हूँ अहमदाबाद में श्री नरेश जी दुधानी जी के यहाँ पे। मैं इनका परिचय कराता हूँ सबसे पहले आपसे। आपने अपने घर में जब दिवाली की सफाई करते हैं या जब कभी भी कुछ चीज़ें इधर उधर करते हैं, तब आपको मैगजीन मिलती है और आप अक्सर ये इंतज़ार करते हैं कि कब हमारे पास में कोई खरीदने वाला आएगा। खरीदने वाला कौन आता है आपके पास? रद्दी। और सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि किताबों को हम रद्दी समझ लेते हैं। लेकिन श्री दुधानी जी ने इन्हीं किताबों को आपको 1967 से, लगभग 1967 से 1967 से ये मैगजीन्स इकट्ठी कर रहे हैं। जब पराग, चंपक और इस तरह की जो किताबें आती थी, तब से लेके आपका शौक इन मैगजीन के प्रति, और शौक नहीं कहूँगा मैं, इनको जुनून कहूँगा। आप पीछे देखिए, मतलब कि मेरे पीछे इतनी मैगजीन का जेट पड़ा, ये तो एक छोटा सा सैंपल है। इनके पास में सन 1956 से धर्मयुग, माधुरी, इलस्ट्रेटेड वीकली, साप्ताहिक, दैनिक हिंदुस्तान, जितनी मैगजीन आपने अपने जीवन में नाम सुने होंगे, उन सारी मैगजीन इकट्ठी तो है ही। उस मैगजीन के सारे एडिशन इनके पास में है और उसका डिटेल इनके पास में है कि कौन सा एडिशन मेरे पास में नहीं है, कौन सा मेरे पास में है। और मैं इसका गवाह हूँ। एक बार मेरे को 1976 का एक माधुरी के एडिशन में मेरे किसी रिलेटिव का आर्टिकल छपा था और वो मैगजीन उनसे खो गई। तो वो मेरे को श्री नरेश जी के यहाँ मिली थी। तो मुझे इसकी महत्व पता चला, इसका इम्पोर्टेंस पता चला कि किसी मैगजीन का एक पन्ना भी हमारे लिए कितना कीमती है। तो आओ हम नरेश जी से बात करते हैं। सर, स्वागत है नीड की बात में आपका। ये कैसे आपको शौक पड़ा इतना? ये तो मतलब कि बड़ा विचित्र सा शौक है, इतनी मैगजीन इकट्ठी करना, उनको मेंटेन करना, कागज को संभालना बहुत मुश्किल काम है। तो बताइए आप हमें। इसका श्रेय तो मेरे पिताजी को जाता है। अच्छा अच्छा। मेरा बचपन माउंट आबू में गुजरा था। अच्छा अच्छा। 1958 से 1968 तक। अच्छा अच्छा। जहाँ मेरे पिताजी को तब नेशनल पुलिस एकेडमी माउंट आबू में थी, तो वहाँ अच्छा। उनको एज लाइब्रेरियन नौकरी मिली थी। मतलब कि आपके फादर लाइब्रेरियन थे, तो हाँ। मतलब कि ये हम कह सकते हैं कि खानदान से आपका ये किताबों के प्रति जुड़ाव तो ये तो चला आ रहा है। हाँ। जी जी जी। तो माउंट आबू में जब हम थे तो पिताजी हम बच्चों के लिए उस जमाने की जो मैगजीन थी, बच्चों की पत्रिकाएं, पराग, चंदा मामा, वो घर पे मंगाया करते थे। और 1963 में जब इंद्रजाल कॉमिक शुरू हुआ तो उसकी भी कॉपीज लेके आने लगे। अच्छा अच्छा। तो शुरू में तो पहले अंग्रेजी में लाते थे, क्योंकि मेरे दोनों बड़े भाई अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते थे। अच्छा अच्छा। और मैं और मेरा छोटा भाई हिंदी माध्यम में थे। अच्छा। लेकिन बाद में फिर उन्हें विचार आया तो वो हिंदी में भी लाने लगे। तो इस तरह अंग्रेजी हिंदी दोनों में वो इंद्रजाल कॉमिक्स हमारे घर आता था। इंद्रजाल कॉमिक्स 1963 से शुरू हुआ। हाँ, 63 से शुरू हुआ था। तो हम सब उसको बड़े चाव से पढ़ते थे, बच्चों की पत्रिकाएं पढ़ते थे। और रेडियो सिलोन पे बच्चों का एक कार्यक्रम आया करता था रविवार को, तो वो मेरे पिताजी चला के रखते थे। भाई सब बच्चे उसको सुने। मतलब कि आप पाठक ही नहीं है, आप रेडियो सिलोन के श्रोता भी है। रेडियो सिलोन के, हाँ, रेडियो श्रोता भी थे जी। और 1968 में हमने माउंट आबू छोड़ दिया जी। और 1969 में हम अहमदाबाद में इस घर में आए। अच्छा, शिफ्ट हुए। मतलब 1969 से आप अहमदाबाद? हाँ, इसी घर में है। इसी घर में जी। और 1969 में मेरे दोनों बड़े भाई तब कॉलेज में उनको एडमिशन मिला। उनका पहला वर्ष था कॉलेज में। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं और मेरे छोटा भाई स्कूल में पढ़ते थे। तो इन दोनों जितनी भी वो परीक्षाएं होती थी, यानी नौकरी के लिए या दूसरी जगह, तो उसके लिए जनरल नॉलेज की पुस्तकें और पत्रिकाएं हमारे घर पे आती थी। जी जी जी। वो हम मंगाया करते थे। भाई परीक्षा में पास होना है तो जनरल नॉलेज होना चाहिए। अच्छा जी के। और हमारे घर अखबार आता था तो मेरे पिताजी हमको बोलते थे आप रोज़ अखबार पढ़ा करो जी। उसमें देखो जो भारत के या दूसरे देशों के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, दूसरे मंत्री हैं, उनके नाम क्या है। अच्छा। उनको एक अलग नोटबुक में लिखते जाओ। हर एक देश की राजधानी क्या है, वहाँ की करेंसी क्या है, वो सब बातें लिखते जाओ और इस तरह अपना ज्ञान बढ़ाते जाओ। एनसाइक्लोपीडिया। तो उस ज़माने में मैं सब क्या करता था, मेरे को उन दिनों के सब मंत्रियों के नाम याद होते थे। अरे वाह, क्या बात। केंद्र में कौन कौन मंत्री है, गुजरात में कौन कौन मंत्री है, सब मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। और इस तरह धीरे धीरे हमारा उसमें रुचि बढ़ती गई। और उन्हीं दिनों मेरे भाई ने, जो बड़ा भाई जो कॉलेज पढ़ने के लिए शहर जाता था, वहाँ से धर्मयुग के कुछ अंक लेके आया। अच्छा अच्छा। और 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसका धर्मयुग में उनके संपादक डॉक्टर धर्मवीर भारती ने आंखों देखा हाल
अच्छा, और प्रकाशित मतलब कि किया था। 1971 में जो वार हुआ था उसका आंखों देखा हाल 72 के अंकों में आया था, 72 के अंक में आया था। और वो जनवरी से मार्च में। जी, तो वो मैंने पढ़ा तो मैं भारती जी का एकदम कायल हो गया उनके लिखने का, और तब से अच्छा, मैंने अच्छा, सोच लिया भाई मुझे तो पत्रकार ही बनने का है। अच्छा, मतलब कि आपका शौक भी तब से ही पड़ा हाँ, पत्रकार बनने का, ये क्या? पत्रकार बनने जी, का। और इन दिनों पत्रिकाएं तो बहुत कम आती थी घर में, लेकिन हमारे पिताजी ने हमको नसीहत दी थी अच्छा, कि आप जो भी पुस्तकें खरीदते हो या पत्रिकाएं खरीदते हो उनको कभी बेचो मत, उनको जमा करते जाओ। आगे चल के भविष्य में आपको ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मदद करेंगी। देखिए आपके पिताजी का कितना बड़ा संदेश है, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको, लेकिन हाँ कितना बढ़िया बात कही उन्होंने कि आपके पास में जो भी पत्र पत्रिकाएं आती है, जो भी किताबें आती है, उनको आप बेचो मत। और अक्सर ये मेरी भी इच्छाएं रहती है कई बार कि कोई भी किताब, कोई भी मैगजीन अगर हमारे पास में आती है तो वो रद्दी में तो उसका मोल कुछ रुपए किलो तक का होता है, हाँ लेकिन किसी व्यक्ति के लिए वो कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है, ये आप बता रहे हैं। तो बहुत ही बड़ी बात आपने बोली है कि किताबें अगर आपके पास आती है तो कभी मत बेचो। और ये नहीं बेचने का जो आपका संकल्प है, ये आज आपका इतना बड़ा संग्रह करके और संग्रह जी। करके। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसको आपको मेंटेन करने में बहुत दिक्कत आती होगी, क्योंकि इतनी किताबें इकट्ठी करना, पुराने एडिशन को मेंटेन करना सबसे बड़ी बात, कागज की क्वालिटी भी खराब होती है, कुछ फटते भी है। तो ये फिर आप कैसे करते? कोई आपने इसके लिए स्टाफ वगैरह रखा हुआ है, आप खुद ही करते? नहीं, इसके लिए कोई स्टाफ नहीं है, मैं खुद ही देखभाल करता हूँ। अच्छा, अच्छा, क्योंकि मेरे घर में मेरे अलावा किसी को मालूम नहीं होता मेरी पत्रिका है, कौन सी पत्रिका कहाँ पड़ी है, अच्छा, अच्छा, कौन से वर्ष की कहाँ, वो जी, सब जी, किसी को चाहिए होता है तो मैं ही निकाल के देता हूँ। अच्छा। और वैसे भी मेरा जो अलग घर में एक अलग ही कमरा है, इसके लिए आपने एक जगह अलग बना रखी है? नहीं, एक्चुअली वो बनवाई तो दूसरे कारण से थी, लेकिन अच्छा। अभी वो मेरे पत्रिकाओं के लिए पत्रिकाओं के लिए काम आ रहा है। वो पूरा कमरा जो है पत्रिकाओं से ही भरा पड़ा रहता है, उसमें अंदर जाने की जगह भी नहीं होती है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और मुझे दुधानी साहब के यहाँ पे एक बहुत बड़ी लिस्ट दिख रही है, इंडेक्स है, देखिए आप। ये इस इंडेक्स में इन्होंने कौन सा अंक है और कौन सा अंक नहीं है, किस मैगजीन का कौन सा अंक है, कौन सा अंक नहीं है, ये रिकॉर्ड तक आपने लेके रखा हुआ है। तो ये मतलब कि ये अस्तित्व के लिए, मतलब इस अस्तित्व के लिए, और जिन लोगों के काम आ सके, क्योंकि देखिए खाली दुधानी साहब के लिए ये सारी किताबें काम की नहीं है, लेकिन इन्होंने ये संग्रह इसलिए कर रखा है कि किसी भी पढ़ने वाले के लिए काम आ सके। आप देख पा रहे हैं पीछे एक भैया मेरे साथ में बैठे हुए हैं, और वो जयपुर से आए हैं, उनको किसी जानकारी की जरूरत थी और वो जयपुर से आए और अपनी किताबों की जानकारी ले रहे हैं। तो ऐसे कई लोग बाग आपके पास में आते रहते हैं। मैंने भी कई बार आपसे इंक्वायरी करी है इस तरह की पुरानी मैगजीन की, और कई, मतलब कि मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर कोई रिकॉर्ड कोई कर रहा हो, जैसे कि गिनीज बुक वगैरह जो होती है, उनमें अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा हो तो श्री दुधानी साहब का ये रिकॉर्ड, ये संग्रह, ये कलेक्शन वहाँ तक जरूर पहुँचाए। मैं भी कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में इस तरह का कोई कलेक्टर नहीं देखा, कलेक्शन करने वाला नहीं देखा जो बुक्स का कलेक्शन करता हो, मैगजीन का कलेक्शन करता हो। आर्काइव सब डिपार्टमेंट के होते हैं, जो छापता है उसके आर्काइव होते हैं, लेकिन इन आर्काइव्स को एक प्राइवेट आदमी, एक स्वतंत्र व्यक्ति इन आर्काइव्स को इकट्ठा कर रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और कई लंबे समय से मेरी इच्छा थी आपसे मिलने की, तो आज पूरी हुई। फेसबुक पे हमेशा आपके पास जो नया कलेक्शन आता है वो आप पोस्ट करते हैं, बिना किसी चिंता के कि उस पोस्ट को कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, लेकिन मैं हमेशा देखता हूँ। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि जब भी आप अहमदाबाद आएँ, श्री दुधानी साहब का किताबों का संग्रह जरूर देखें, मैगजीन का संग्रह जरूर देखें। और जब भी कोई ऐसी एप्लीकेशन, मैं भी कोशिश करूँगा जहाँ पे भी लगती है रिकॉर्ड के लिए, क्योंकि आपने इतना बड़ा काम किया है, उसको रिकग्निशन भी मिलना चाहिए, उसको रिवार्ड भी मिलना चाहिए। तो ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर आप कुछ कहना चाहें मेरे श्रोताओं के लिए तो। नहीं, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मेरे संग्रह में वर्ष 1950-51 से लेके जी अभी हाल तक, यानी 2023 तक के जी विभिन्न पत्रिकाओं के करीब 30,000 से भी ज़्यादा अंक हैं। 30,000 से ज़्यादा अंक आपके पास में संग्रहित है, सन 1950 से लेके 2023 तक के। क्या बात है। जी जी जी। तो उसमें कई पत्रिकाएं हैं, और कुछ पत्रिकाएं तो ऐसी हैं जिनका सिर्फ एक एक अंक मेरे पास है। अच्छा अच्छा। ऐसी भी कई पत्रिकाएं हैं। और इसके अलावा पुस्तकें भी हैं ढेरों, करीब 2000 से ज़्यादा पुस्तकें हैं। हाँ, उनमें ज़्यादातर तो हिंदी साहित्य की है, क्योंकि मेरी साहित्य में विशेष रुचि है। अच्छा अच्छा।
तो हिंदी साहित्य की ज़्यादा पुस्तकें हैं। उसके अलावा फिल्मों पर हैं, खेल कूद पर हैं, जनरल नॉलेज पे हैं, बच्चों के कॉमिक्स है, जैसे अमर चित्र कथा कॉमिक्स है, टिंकल मैगज़ीन है की पत्रिकाएं, खेल कूद की पत्रिकाएं, फिल्मों की पत्रिकाएं, हर एक विषय की पत्रिका आपके पास में पत्रिकाएं मौजूद है। और उस समय की जानकारी, ये तो मतलब ये फिजिकल गूगल हो गया। ये अगर मैं कहूँ तो इसको इतना बड़ा संग्रह मुझे नहीं लगता कि किसी के पास रहता होगा। और मैगजीन्स का तो कोई नहीं रखता होगा। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। और हम ये गुजारिश करते हैं भगवान से कि आपका संग्रह और बढ़ता रहे। जो अंक आपके पास में नहीं है वो मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके पास में कोई पुराना मैगजीन का कोई भी अंक अगर संभाला हुआ है तो आप इनसे संपर्क करिए। इनके संग्रह में वो ज़्यादा अच्छा संभाल के रहेगा, इससे संपर्क करिए। और इसी के साथ अपनी बात पूरी करता हूँ। नीर की बात को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।